सारे फर्टिलाइजर्स हैं जो इस्तेमाल किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो तो वहीं पे है, उसी क्रॉप में है और उसी सॉइल में है। अब रेन वाटर के साथ, इसको हम लोग सरफेस रन ऑफ कहते हैं, बारिश होती है और बारिश होती है तो खेत में भी बारिश हुई तो खेत से पानी बहता है, जाके कहीं इकट्ठा होगा, कहीं तालाब में, कहीं पे किसी पॉन्ड में, या वहां से फिर झील में, या मिलेगा नदी में। तो अल्टीमेटली वो वहां पे जो इस्तेमाल किया गया फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड, वो पानी के साथ, उसको सरफेस रन ऑफ कहते हैं। रेन वाटर जब पास करता है, जमीन के ऊपर से बहता है, तो इट इज कॉल्ड सरफेस रन ऑफ। उसके साथ वो चला जाता है वाटर बॉडी में, चाहे वो पॉन्ड्स हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, कहीं भी चला गया। दूसरा ये है कि जो वहां पे इस्तेमाल किया गया है मिट्टी में, वो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड या रोडेंटिसाइड सब है, तो दे आर बीइंग एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। वहां पे जो वेजिटेशन ग्रो कर रहा है वो उस केमिकल को एब्जॉर्ब करेगा। अब उसको कोई खाएगा तो वो केमिकल उसमें चला जाएगा, उसके कंज्यूमर में, जो प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं हर्बीवोर्स हैं, उसमें चला गया। अब हर्बीवोर्स को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, तो फिर उसमें गया। सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई खाएगा, टर्सरी कंज्यूमर, तो वहां चला गया। अब उसके ऊपर अगर कोई पैरासाइट है या सैप्रोफाइट है या कॉप्रोजोइक है, जो भी खाएगा तो फिर उसमें चला गया। तो एक्चुअली दीज आर नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं डीडीटी का, और साथ ही साथ हेवियर मेटल्स। हेवियर मेटल में जैसे मरकरी है और आर्सेनिक है, लेड है। लेड, मरकरी, आर्सेनिक, these are very common water pollutant. These are heavier metal and these are not easily degradable. तो जब कोई प्लांट इनको एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट को कोई एनिमल खाएगा तो वहां चला जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल दिस, चाहे वो डीडीटी हो, चाहे वो हेवियर मेटल लेड हो, या मरकरी हो, या आर्सेनिक हो, दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, they do not dissolve in water, but they are absorbed in fats. वाटर soluble नहीं है, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो जाता है फैट में। तो मान लीजिए कि वेजिटेशन जिसमें ये सब बहुत ज्यादा है, उसको कोई खा लिया एनिमल, तो एनिमल के यूरिन के साथ वो पास नहीं होगा। ये जितना भी है, चाहे वो डीडीटी है, या फिर हेवियर मेटल लेड है, आर्सेनिक है, तो वो सब यूरिन के साथ पास नहीं होगा, बिकॉज वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके फैट के अंदर परमानेंटली। अब उस हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खाएगा, प्राइमरी का सेकेंडरी कंज्यूमर, उसमें चला गया, उसका भी यूरिन के साथ पास नहीं होगा, उसके फैट में डिपॉजिट होगा। तो विद सक्सेसिव अपर लेवल, जैसे जैसे अपर ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे, जैसे सबसे नीचे का ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर, तो एक इसको खाने वाला हर्बीवोर, तो हर्बीवोर कोई एक दो प्लांट तो खा नहीं रहा है, वो हर दिन इसको खा रहा है, तो नेचुरली इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। उस नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का, वाटर पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन हर्बीवोर में ज्यादा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर में। अब कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है तो वो कई प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, पकड़ के मार रहा है, शिकार कर रहा है, तो उसमें और ज्यादा होगा। उसके ऊपर अगर टर्सरी कंज्यूमर है तो उसमें और ज्यादा होगा। यानी जो अपर मोस्ट ट्रॉफिक लेवल है, सबसे ऊपर जो ट्रॉफिक लेवल है, उसमें इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। बिकॉज हर अपर सक्सेसिव लेवल के साथ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाए। जितना प्रोड्यूसर में उससे कई गुना ज्यादा होगा अपर ट्रॉफिक लेवल में। तो वही इसमें एक्वेटिक का, जैसे सी ओशन वगैरह में होता क्या है कि जैसे नीचे में अगर कोई इस तरह का केमिकल है नॉन डिग्रेडेबल, तो वहां पे वेजिटेशन वगैरह उसको एब्जॉर्ब किया, अब वो प्लांट वगैरह डिके किया, तो उस पर फिश फीड करता है, फिशेज आर सैप्रोजोइक, तो वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाता है, मछली जो है, या कोई एनिमल भी खाया तो उसको भी खा लिया। अब वो फिश ऊपर आएगा तो फिश में इन नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा।
अब फिश जब पानी के ऊपर आता है तो उसको सीगल बर्ड वगैरह खा लेता है, तो बर्ड में और ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो इसलिए जो सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल में होगा उसमें कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, और नतीजा होगा कि वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा। इसका अभी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा दिया है, तो उसमें कहा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी आता है, डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें एशियन कंट्रीज में इंडिया भी है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कहा गया है कि हर साल पर ईयर more than 50,000 people seriously suffer from the non-degradable chemicals जो वाटर पॉल्यूटेंट है उससे ज्यादा सफर करता है, एंड अबाउट 5,000 पर्सन डाई एनुअली। हर साल 5,000 आदमी का डेथ हो जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इन नॉन डिग्रेडेबल केमिकल के कारण, और लगभग 50,000 आदमी सीरियसली अफेक्टेड होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। ये WHO का डाटा है, इसको आप कहीं भी आए तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा। WHO ने कहा है कि 50,000 से ज्यादा आदमी हर साल अफेक्टेड होता है बायोमैग्निफिकेशन से, यानी हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन उसके बॉडी में बहुत ज्यादा होता है, जो उसके बॉडी के सिस्टम को या उसके लाइफ के लिए खतरा है, और 5,000 आदमी मर भी जाता है इससे। अब बर्ड में इसका हार्मफुल इफेक्ट ये देखा गया है कि बर्ड का जो अंडा होता है, शेल होता है, तो सेल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ये जो केमिकल्स हैं दे हैम्पर और दे चेक द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर शेल। नतीजा है कि बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो देखा गया है कि बहुत सारे मैरीन बर्ड्स या एक्वेटिक बर्ड्स अब दे आर नाउ बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज उसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म हो गया, उसका अंडर डेवलप ही नहीं हो रहा है बच्चे में, उसका पॉपुलेशन तेजी से घट रहा है ड्यू टू दिस बायोमैग्निफिकेशन प्रॉब्लम। और ह्यूमन में एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मीना माता, जिसको लेड पॉइजनिंग भी कहते हैं, मरकरी पॉइजनिंग कहा जाता है। तो मीना माता बे है, एक समुद्री किनारा है जापान में, सी शोर है जापान में, नाम है मीना माता। तो वहीं पे पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए मीना माता डिजीज नाम दिया है। तो वहां पे जो फैक्ट्री वगैरह से ये नॉन डिग्रेडेबल मरकरी जो रिलीज होता था वहां पे ओशन में, तो वहां पे प्लांट वगैरह एब्जॉर्ब किया, फिर उसको खाया मछली, प्लांट का डिके कर गया, उसको मछली खाया। अब उस तरह के फिश को कोई ह्यूमन खा लेता है था, तो बॉडी का डिफरेंट टिश्यूज ये गलने लगता था, मतलब डिके होने लगता था, जैसे हाथ पैर ये सब का टिश्यू गलता था, डिटैच हो जाता, पर्सन डज नॉट सर्वाइव। दैट कंडीशन इज कॉल्ड मीना माता डिजीज। तो अगर आपसे पूछेगा बायोमैग्निफिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन में, तो मीना माता कहेंगे। और ऐसे भी तो हर दिन हम लोग जो साग सब्जी जो भी खाते हैं, जो पेस्टिसाइड जो भी सब्जी रहता है, साग या जो फसल हम लोग खाते हैं, अगर बिना प्रॉपरली उसको प्रॉपरली वॉश भी कीजिएगा तो क्या होगा, बहुत सारा केमिकल है जो उसमें अब्जॉर्ब हो जा रहा है, चाहे फल हो या कोई भी चीज हो। उसको बचाने के लिए इंसेक्ट से या पेस्ट से छिड़काव करते हैं, या सॉइल की फर्टिलिटी, तो हर दिन हम लोगों के बॉडी के अंदर वो जा रहा है। अब हम लोग हर दिन खा रहे हैं, सब्जी हो, फल हो, जो भी चीज हो, अनाज हो, तो हर दिन हम लोगों के बॉडी के अंदर उस हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। इट इज नॉट पासिंग आउट विथ यूरिन बिकॉज इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट ये हम लोगों के फैट में एब्जॉर्ब हो रहा है। अब इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा तो कई तरह का प्रॉब्लम आता है फिजियोलॉजिकल। तो दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, बायोमैग्निफिकेशन it is related to water pollution in which the non-degradable biochemicals get accumulated in the body of the organism with upper successive levels। जैसे जैसे upper successive trophic levels में ऊपर जाएंगे, इसका concentration बढ़ता जाएगा, and ultimately the organism present in the uppermost trophic level will not survive due to the toxic effects of these non-degradable substances। DDT बहुत कॉमन है, इसलिए बहुत बैन भी कर दिया गया है DDT वगैरह को वर्ल्ड में, यहाँ पे इस्तेमाल होता भी है, वर्ल्ड में बैन है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन हो, जो भी पूछेगा नोट्स में या कुछ भी आप लिख सकते हैं। और WHO का डाटा याद रखिएगा। अब बायोमैग्निफिकेशन को बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। एम्प्लीफिकेशन मतलब ये हुआ कि बढ़ जाना।
अब दूसरा जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में फिर मामला आता है ट्रॉफिक फूड चेन का। यहाँ भी मामला आता है फूड चेन, और हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आगे पढ़िएगा, भी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। 12th वाले लोग तो पढ़ ही लिए होंगे, और टारगेट वगैरह में पढ़ाई हो ही जाएगा, फाउंडेशन टारगेट में पढ़ाएंगे। लेकिन फूड चेन जो कहा जाता है, जैसे ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर में क्या होगा? मेनली वेजिटेबल्स होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होगा विच ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट, रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप करेगा प्रोड्यूसर्स और उसको चेंज कर देगा केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहा है फोटोसिंथेसिस में और इसको चेंज कर रहा है केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये काम है प्रोड्यूसर, इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। अब प्रोड्यूसर को खाने वाला हर्बीवोर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, इसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर ये कार्निवोर है, टर्शियरी कंज्यूमर भी कार्निवोर है, तो ये प्रेडेटर भी है। तो फूड चेन में एनर्जी फ्लो होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से इसका एनर्जी का फ्लो है। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे मूव कर रहा है। तो इसको पिरामिड के रूप में शो किया था। इसको पिरामिड के रूप में अब हम लोग अरेंज करते हैं या शो करते हैं। पहली बार जो प्रयास किया था वो थे चार्ल्स एल्टन। फर्स्ट टाइम इकोलॉजिकल पिरामिड वाज सजेस्टेड बाय चार्ल्स एल्टन 1927 1927 में। पहली बार चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड का निर्माण किया 1927 में, और उन्होंने जो इकोलॉजिकल पिरामिड सजेस्ट किया था दैट वाज द पिरामिड ऑफ नंबर, जिसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि एल्टोनियन पिरामिड, और ऑप्शन में है पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, एल्टोनियन पिरामिड। तो आंसर है एल्टोनियन पिरामिड ऑफ नंबर। जो ओरिजिनल पिरामिड सजेस्ट किया था चार्ल्स एल्टन ने 1927 में, पिरामिड ऑफ नंबर। उसके बाद उसी के आधार पे दो और तरह का पिरामिड तैयार हो गया, एक पिरामिड ऑफ एनर्जी और दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ओवरऑल देयर आर 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब देखिए पिरामिड ऑफ नंबर, नाम से मालूम हो रहा है, पिरामिड ऑफ नंबर में द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉफिक लेवल्स इज कंसीडर्ड। जैसे ये यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कितना है ट्रॉफिक लेवल में, उसका नंबर कंसीडर करते हैं। तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा होगा। ग्रीन वेजिटेशन प्लांट या ग्रासेस से लेकर ट्री तक उसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, उससे कम होगा उस पर फीड करने वाले हर्बीवोर का, और हर्बीवोर से कम होगा कार्निवोर। तो जैसे जैसे ऊपर सक्सेसिव अपर ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी लेसर। तो सबसे ज्यादा नंबर होगा ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूसर में एट द बेस ऑफ द पिरामिड, और सबसे कम होगा अपेक्स में, जो प्रीडेटर है उसका नंबर सबसे कम। तो इस तरह का जब पिरामिड होगा, पिरामिड बना देते हैं, दो तरह का पिरामिड होता है, एक अपराइट और दूसरा इन्वर्टेड। अपराइट पिरामिड में बेस जो है, ये जो बेस है इट इज वाइडर, अपराइट पिरामिड का बेस वाइड होगा, और इन्वर्टेड पिरामिड का अपेक्स वाइड होगा, बेस इज नैरोवर। और ये चीज ध्यान रखना है कि बेस पर ऑलवेज होगा प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या है? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है। जैसे ग्रीन वेजिटेशन, इसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर है, इसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर इसके ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर है, और हो सकता है डिकम्पोजर। तो मोस्ट
इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स, ज्यादातर इकोसिस्टम में अगर पिरामिड ऑफ नंबर देखिएगा तो इट इज अपराइट. Pyramid of number is called Eltonian pyramid because it was first of all suggested by Charles Hilton in 1927. In most of the ecosystem, it is upright. Upright कहने का मतलब है base, the trophic level present at the base of the pyramid, which is obviously the producers, have greater number of organisms in comparison to the upper successive trophic level. जैसे जैसे ऊपर के trophic level में जाएंगे नंबर घटता जाए. बट इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा. एक्सेप्शन है ट्री इकोसिस्टम. ट्री इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर एक है. यहाँ पे प्रोड्यूसर एक है, ट्री है, लेकिन ट्री के ऊपर रहने वाले कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है. इसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, गिलहरी है, मंकीज हैं, बहुत सारे हैं. तो इसमें जो कंज्यूमर है वो ज्यादा है और प्रोड्यूसर कम है. प्रोड्यूसर की संख्या कम, कंज्यूमर की संख्या ज्यादा. तो ये जो पिरामिड का नंबर है इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया. ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में ज्यादा है, नीचे में कम. उसी तरह अब अगर यहाँ पे बायोमास को कंसीडर करें, बायोमास हो गया ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉफिक लेवल. तो प्रोड्यूसर का जो बायोमास है, टोटल वेट जो होगा ड्राई वेट प्रोड्यूसर्स का, वेजिटेशन का, किसी भी, जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में इतना ज्यादा वेजिटेशन है, ट्री से लेकर छोटा श्रब से लेकर ग्रासेस, सबका आप बायोमास ले लीजिए तो इट इज फार ग्रेटर देन द बायोमास ऑफ द कंज्यूमर्स. वहां पे जो एनिमल्स है, कंज्यूमर है, उसके बायोमास से कई गुना ज्यादा होगा बायोमास ऑफ द वेजिटेशन इंक्लूडिंग द लार्ज ट्रीज. तो ये भी अपराइट है. पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑल्सो अपराइट. Pyramid of biomass is also upright, but here is an exception. यहाँ भी एक exception है, और ये क्वेश्चन आया भी था. और एक्सेप्शन है पॉन्ड इकोसिस्टम. छोटा सा तालाब अगर देखिएगा तो छोटे से तालाब में जहाँ मछली पालन होता है तो वहाँ प्रोड्यूसर जो है, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, हाइड्रोफाइट्स वगैरह बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं है. उसका बायोमास जो है वो फिश के बायोमास से बहुत कम होता है. यानी वहाँ कंज्यूमर फिशेज जो हैं उनका बायोमास ज्यादा है और जो प्रोड्यूसर एक्वेटिक प्लांट उनका बायोमास कम है. तो वहाँ इन्वर्टेड हो गया. यहाँ बायोमास कम है एक्वेटिक प्लांट का और फिशेज का ज्यादा है. तो पिरामिड ऑफ नंबर में हाँ वी कंसीडर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल्स. And in most of the ecosystem, the pyramid of number is upright because the number of producers, that is green vegetation, is always greater than the number of the consumers. Secondly, इसका एक exception बताया, the tree ecosystem. In tree ecosystem, the number of producer is single tree, but it supports large number of consumers. जो उसके ऊपर खा रहा है, कोई पत्ती, कोई फल, कुछ भी खा रहा है, तो उसकी संख्या ज्यादा है, तो वहाँ पे upright है. तो ये ध्यान रखना होगा. ट्री इकोसिस्टम एग्जाम्पल है वो इन्वर्टेड पिरामिड का, पिरामिड ऑफ नंबर का. और उसी तरह पिरामिड ऑफ बायोमास इज आल्सो अपराइट इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, जहाँ के बायोमास ऑफ द ग्रीन वेजिटेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बायोमास ऑफ द कंज्यूमर. बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, और वो है छोटे से पॉन्ड्स में जहाँ पे बायोमास एक्वेटिक प्लांट का कम है और बायोमास जो फिशेज का है वो कंज्यूमर का ज्यादा है. अब मामला आता है तीसरा, पिरामिड ऑफ एनर्जी. और पिरामिड ऑफ एनर्जी, इस पर क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है. 2-3 साल पहले भी नीट में क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड, एंड आंसर है पिरामिड ऑफ एनर्जी. So obviously pyramid of energy considers the energy level in each trophic levels. यहाँ पे जैसे प्रोड्यूसर में कितना एनर्जी है, प्राइमरी कंज्यूमर में कितना एनर्जी होगा, सेकेंडरी में कितना, ये एनर्जी को, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंसीडर कर रहा है हर ट्रॉफिक लेवल पे. तो एनर्जी से रिलेटेड एक रूल है, ये फूड चेन में एक रूल है एनर्जी से रिलेटेड, लिंडमैन्स रूल है. 10% रूल भी कहा जाता है.
It is also considered as 10% rule or Lindman's rule. According to 10% rule or Lindman's rule, only 10% of the total amount of available energy passes from one trophic level to another. यानी अगर इस प्रोड्यूसर में यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी है एनर्जी, तो इसमें प्राइमरी कंज्यूमर को इसका सिर्फ 10% मिलेगा, यानी इट विल बी 100। अब प्राइमरी कंज्यूमर में जितना एनर्जी है उसका 10% इसको मिलेगा, यानी 10 मिलेगा, किसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 0.1 एंड सो ऑन। तो विथ अपर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, जैसे जैसे ऊपर के ट्रॉफिक लेवल्स में जाते हैं एनर्जी का अमाउंट घटता है। तो हम लोग दोनों में अपवाद देखे। पिरामिड ऑफ नंबर का एक्सेप्शन था ट्री इकोसिस्टम, जहां इन्वर्टेड था पिरामिड ऑफ बायोमास का एक्सेप्शन था पॉन्ड्स में, जहां फिश का बायोमास ज्यादा है प्रोड्यूसर से, एक्वेटिक प्लांट से। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी का कोई एक्सेप्शन नहीं। यही क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज यहाँ 10% रूल है। ओनली 10% of the total amount of available energy in a trophic level passes to the next trophic level. किसी भी ट्रॉफिक लेवल में जितना एनर्जी होगा उसका ओनली 10% उसके ऊपर वाले में जाएगा। रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, बॉडी से हीट के फॉर्म, तो it will the form of fecal matter, तो कई तरह से एनर्जी पास होता है, यूरिन, फीकल नहीं। और अब डिस्कस किया था पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, और याद होगा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में दो तरह का बताया था पॉपुलेशन ग्रोथ, एक सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व और दूसरा कहा था एक्सपोनेंशियल और जे शेप। और कहा था कि सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इज बेटर और ये जो लंबे समय तक रहेगा। इसका एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ which increase in number or increase in size beyond the carrying capacity or ignoring the carrying capacity gets ultimately crash। इसका एग्जांपल कहा है कि इंसेक्ट का पॉपुलेशन। अब उसको पिरामिड के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड में 3 एज ग्रुप बनाया जाता है। There are 3 age group in population pyramid। एक प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहेंगे तो ये जाहिर सी बात है चिल्ड्रन, प्री रिप्रोडक्टिव यानी चिल्ड्रन। दूसरा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी एडल्ट, और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी ओल्ड। तो यहाँ पे ये अपराइट पिरामिड है, दिस वन अपराइट पिरामिड, ये बेल शेप पिरामिड, एंड दिस इज द अर्न शेप पिरामिड। अर्न यानी बर्तन के जैसा, अर्न शेप पिरामिड। 1 मिनट फिर लिंक भेज रहा। पॉपुलेशन ग्रोथ को दो तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। वी कैन डिपिक्ट यानी जिसको हम लोग एक्सप्लेन करना कहते हैं। तो वी कैन डिपिक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ इन 2 फॉर्म्स। एक तो इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स। तो ग्रोथ कर्व के रूप में तो देखा था
कि यहाँ पे टाइम और नंबर था, ये नंबर था और ये टाइम था। तो यहाँ पे एक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कैरिंग कैपेसिटी विच इज इंडिकेटेड बाय के। तो कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन किया था हमने, याद होगा, इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी of an environment or to support the maximum number of organisms of a particular species. Carrying capacity किसी भी इकोसिस्टम का, किसी भी environment का एक maximum capacity होता है to support the maximum number of organisms of a particular species. तो कैरिंग कैपेसिटी डिफर करता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए इसका कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी एक जगह पे एलिफेंट एक ही रह सकता है, लेकिन अगर वहां इंसेक्ट कहिएगा तो मिलियंस में रह सकता है, तो अलग अलग सबका है। तो कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड जब पॉपुलेशन का ग्रोथ हो तो सिग्मॉइड ग्रोथ का, जैसे देखिए यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हुआ, अब जैसे ही ये नंबर बढ़ेगा पॉपुलेशन में, ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो पॉपुलेशन प्रेशर वर्क करेगा। बताया था पॉपुलेशन प्रेशर कई फॉर्म में वर्क करता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जिसको फिजियोलॉजिकल शॉक कहते हैं, डिजीज हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, स्कार्सिटी ऑफ फूड है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, स्कार्सिटी ऑफ प्लेस, स्कार्सिटी ऑफ मेट, तो कई तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो अल्टीमेटली फिर पॉपुलेशन साइज घटेगा, लेकिन जैसे ही घटेगा फिर अब सुटेबल हो गया नंबर तो फिर बढ़ेगा। तो इट विल फ्लक्चुएट अराउंड द कैरिंग कैपेसिटी, इसको कहते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इज द आइडियल ग्रोथ कर्व, आइडियल ग्रोथ कर्व जिसको जो ह्यूमन पॉपुलेशन शो कर रहा है। और दूसरा है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता चला जाए, नंबर ऑफ साइज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू इंक्रीज इग्नोरिंग द कैरिंग कैपेसिटी, तो बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली एक दिन वो नष्ट हो जाएगा, पॉपुलेशन क्रैश। और इसका अच्छा एग्जांपल बताया था इंसेक्ट। अब उसी को पिरामिड के रूप में देख रहे हैं हम लोग। हमने कहा था कि किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप में बांट सकते हैं। कोई भी पॉपुलेशन, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एज ग्रुप्स। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहने का मतलब है चिल्ड्रन। दूसरा है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी जो एडल्ट है। और तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी ओल्ड पर्सन है, ओल्ड एज वाले। अब यहाँ पे इसको एक स्मॉल एज से शो किया है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी बच्चा। बी से शो किया है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी एडल्ट। और सी इट इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी ओल्ड। ये भी हो गया ए बी सी। इसको कहेंगे अपराइट पॉपुलेशन पिरामिड। अपराइट है, बेस इसका काफी वाइड है, ये बेल शेप्ड घंटी के आकार का है। इट इज बेल शेप्ड पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड। और ये अर्न शेप, और URN, अर्न, अर्न मतलब बर्तन के जैसा ये लग रहा है, बीच में चौड़ा है, नीचे पेंदा है, ये थोड़ा सा कम चौड़ाई है, बीच में ज्यादा चौड़ाई है, ये ऊपर फिर कम चौड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी पॉपुलेशन में, किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, किसी पॉपुलेशन में बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1000 है पॉपुलेशन में, तो उसमें से कुछ बच्चे का डेथ भी हो जाएगा। सबका सब एडल्ट में चेंज नहीं होता है, कुछ अगर एडल्ट में चेंज हुआ भी तो उसमें फिर सरवाइव नहीं करेगा, डिजीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पॉपुलेशन में जितना संख्या बच्चे का होगा उससे थोड़ा कम होगा एडल्ट का। जितना बच्चा है वो सबका सब एडल्ट में हो जाए, ये बहुत कम मामला है। तो इसलिए एडल्ट का नंबर थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे एडल्ट का नंबर मान लीजिए 100 है।
और ओल्ड में 10 है, तो बहुत डिफरेंस है। अगर इस तरह का पॉपुलेशन है जिसमें बच्चे का नंबर बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कल को वो जब बड़ा होगा रिप्रोड्यूस करेगा तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ता चला जाएगा। अगर किसी भी पॉपुलेशन में चिल्ड्रन की संख्या ज्यादा है तो कुछ का डेथ होगा, कुछ मान लिए इनफर्टाइल है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी इतना तो बच ही जाएगा कि वो फिर आगे रिप्रोड्यूस करे और नंबर को बढ़ाता जाए। तो पॉपुलेशन साइज का, अगर कोई भी पॉपुलेशन है जिसमें बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा है तो उस पॉपुलेशन का साइज समय के साथ और बढ़ता चला जाएगा। इट इज कॉल्ड एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन। इस तरह का पॉपुलेशन एक्सपैंड करता जाएगा। बच्चे का संख्या ज्यादा होगा तो उसी हिसाब से एडल्ट ज्यादा होंगे, उसी हिसाब से ओल्ड भी ज्यादा होगा, तो पॉपुलेशन साइज बढ़ता चला जाएगा। एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा है अर्न शेप्ड पॉपुलेशन, ये वाला। यहाँ पे किसी भी कारण से हो सकता है कि बच्चे की संख्या कम हो गई, कोई बीमारी महामारी हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी कारण से बच्चे की संख्या घट गई। एडल्ट ठीक है, एडल्ट है मान लीजिए यहाँ पे 100 और बच्चे की संख्या हो गई 10, तो ठीक है, आज ये 100 है, इसका जो बच्चा था ये होगा 1000, कुछ का डेथ हो गया तो बच गया ये 10। अब इस तरह का पॉपुलेशन का क्या फ्यूचर है? 100 जब ओल्ड होगा तो कुछ का डेथ हो जाएगा एडल्ट में ही, कुछ ओल्ड में आएगा, तो जाहिर सी बात है इसका नंबर कम हो जाएगा। एडल्ट से संख्या कम किसका होगा? ओल्ड का। अब एडल्ट जब ओल्ड में चेंज होगा, ये पॉपुलेशन जब ओल्ड में चेंज होगा, तो इस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए इतना बच्चा यहाँ पे नहीं है। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो पॉपुलेशन में, तो जब एडल्ट चेंज करेगा ओल्ड में, तो उस एडल्ट के पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए साइज को बच्चा उतना नहीं है, तो नतीजा होगा कि कल को वहां पे एडल्ट की संख्या कम होगी, और जब एडल्ट की संख्या कम होगी तो फिर उस हिसाब से बच्चा भी कम होगा, तो धीरे धीरे ये पॉपुलेशन सिकुड़ता जाएगा। श्रिंकिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन। तो अर्न शेप पिरामिड जिसमें बच्चा बहुत कम है, इस पॉपुलेशन का आगे कोई फ्यूचर नहीं है, धीरे धीरे पॉपुलेशन साइज घटता जाएगा। और ठीक इसका उल्टा, ये पॉपुलेशन साइज एक्सपैंड करता जाएगा। दोनों ही कंडीशन में, चाहे ये अपराइट पॉपुलेशन पिरामिड है या अनशेप्ड पॉपुलेशन पिरामिड है, दीज आर नॉट स्टेबल पॉपुलेशन। ये लंबे समय तक ये सरवाइव नहीं करेगा। एक है कि घटता चला जा रहा है, एक है बहुत फैलता जा रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों खत्म होगा। तो मोस्ट स्टेबल जो क्वेश्चन आता है, मोस्ट स्टेबल पिरामिड जो होगा पॉपुलेशन पिरामिड, इट इज बेल शेप पिरामिड। बेल शेप पिरामिड में मान लीजिए कि 1000 है यहाँ पे चिल्ड्रन, तो 900 है एडल्ट और उससे कुछ कम है ओल्ड। तो कल अगर ये 900 एडल्ट कल ओल्ड में चेंज होगा, तो फिर ये 1000 जो है ये लगभग 900 के पॉपुलेशन को मेंटेन रखेगा। यानी बहुत कम डिफरेंस है। ऐसा पॉपुलेशन जिसमें एडल्ट और बच्चे के नंबर में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बच्चा थोड़ा सा ज्यादा है, उससे थोड़ा कम एडल्ट है, तो ये पॉपुलेशन लंबे समय तक रहेगा। ये इट विल रिमेन मोर और लेस स्टेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो अगर पूछेगा कि सबसे आइडियल पॉपुलेशन पिरामिड, तो इट इज बेल शेप, जिसका लंबे समय तक सरवाइव करेगा। इसमें बहुत कम डिफरेंस है एडल्ट और चिल्ड्रन के पॉपुलेशन। चिल्ड्रन का पॉपुलेशन एडल्ट से थोड़ा सा ज्यादा है। एक्सपैंडिंग टाइप जो अपराइट पिरामिड है, यहाँ चिल्ड्रन का नंबर बहुत ज्यादा है एडल्ट से, तो इसलिए जब ये एडल्ट होगा तो और पॉपुलेशन बढ़ा देगा। और तीसरा अर्न शेप, जहाँ चिल्ड्रन का नंबर बहुत कम है एडल्ट से, तो कल जब वो एडल्ट में बदलेगा तो एडल्ट का नंबर घट जाएगा, उसी हिसाब से पॉपुलेशन साइज भी घटेगा। तो अगर ग्राफ में पूछेगा तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व आइडियल ग्रोथ कर्व है, और अगर पिरामिड में पूछेगा तो इट इज बेल शेप। और क्वेश्चन इन सब पे आया हुआ है नीट में, ध्यान रखिएगा, 12th में भी पूछ देगा।
तो इस पर हो गया। अब फिर अगले बात फिर मैसेज देंगे, फिर करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।